लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान और मोजी वो दोनों एक जगह छुपे हुए होते हैं, मगर फिर वहाँ पर एक यंग फैमिली का वॉरियर आ जाता है जिसके पास कुछ पावरफुल ब्लड बीस्ट होते हैं। तो मोजी उससे लड़ने का फैसला करती और उसी लड़ाई के बीच में अचानक से वो एक 6 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने एक ही वार के साथ उस ब्लड बीस्ट को चारों शाम में छेद कर देती है। और इसी तरह फिर हाउटियान सर्वाइव करने के लिए एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो उस व्हाइट आई डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे समन करता है। मगर अचानक से वो देखता है कि वो व्हाइट आई डीमन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई थी। वो उस व्हाइट डीमन से कहता है कि प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ, अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो फिर तुम मेरी बॉडी से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो तुम थोड़ा सा इस बारे में भी सोच लो। वो व्हाइट आई डीमन क्योंकि हाउटियन का सोल स्पेस यूज कर रहा था, तो इसलिए हाउटियन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मोजी तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं किसी तरह इसे वापस से अपने सोल स्पेस में सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस से उस बीस्ट को सप्रेस करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन की उस सोल फॉर्मेशन के अंदर से कुछ बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बाहर निकल आती है, जो कि उस व्हाइट डीमन को चारों तरफ से पकड़कर उसे उस स्पेस के अंदर खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो व्हाइट डीमन भी अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो चेन्स उसे ऐसा ऐसा अंदर खींच लेती है। जिसके बाद हाउटियन कहता है कि ये मेरी काफी ज्यादा सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मगर शुक्र है कि ये अभी भी मेरी सोल पावर पर ही डिपेंडेंट है। वो उसे वापस से अपने सोल स्पेस में सील करने की कोशिश कर रहा था। इतने में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि अच्छे बच्चे, तो तुम अभी भी व्हाइट आई डीमन के हाथों बच गए हो। पता नहीं तुम लकी हो या फिर अनलकी, क्योंकि तुम एक व्हाइट आई डीमन से तो बच गए, पर तुम मुझसे कैसे बचोगे। इतने में एक पावरफुल एनर्जी साइक्लोन उसकी तरफ आता है, तो हाउटियन निंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक आइस वॉल खड़ी कर देता है, जिससे वो एनर्जी टकरा कर वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर वहाँ पर आता है, जो कि आते साथ ही हाउटियन से कहता है कि तुमने मेरे बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, तुम ये भी जानते होगे कि मुझे जल्दबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर फिर हाउटियन उससे कहता है कि अगर किसी तरह की कोई जल्दबाजी करते हो तो तुम भी यांग जी के पास वापस हेल में चले जाओगे। मगर वो दिल में सोचते हुए कहता है कि इसने मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया है। भले ही मोजी की पावर अपग्रेड हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही अचानक से मोजी अपने आप ही बाहर आ जाती है और उस बीस्ट पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करती है, जिससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर वो वॉरियर कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इतने में अचानक से मोजी एक मतलब फिर से अपनी टेल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार एनर्जी अटैक करती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। और अगले सीन में जिसके बाद अगले सीन में हम लोग हाउटियन के फादर को देखते हैं, जो कि एक जगह उदास खड़ा हुआ होता है। और वहीं पे हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर हाउटियन का फादर कहता है कि तो तुम वापस आ गई, मुझे बताओ कि अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाली हो, तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुमने कोई मंजिल डिसाइड की है। मगर वो लड़की कहती है कि मैंने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया, पर मैं यहाँ पे भी नहीं रहने वाली। ये सुनकर उसका फादर उससे कहता है कि अगर तुम बाहर की दुनिया को देख देख कर थक जाओ तो फिर तुम वापस आ जाना, और हाँ अगर तुम्हें मुझसे कोई बात कहनी भी है तो फिर तुम कह सकती हो। तो वो लड़की कहती है कि टियान चेंग, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो अपना चेहरा उदास करते हुए कहता है कि बेचारा हाउटियन। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि क्या हुआ उसे, तुमने उसे कहाँ भेजा है। तो टियान चेंग कहता है कि तुम घबराओ मत, मैंने उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा है, वो 1 साल के बाद वापस आएगा। तो वो लड़की कहती है कि क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो टियान चेंग कहता है तुम घबराओ मत, वो जगह बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि ठीक है, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो फिर मैं उसे अपने पैलेस में लेकर जाऊंगी और उसके वापस आने की खुशी में उसे ग्रैंड एज सेरेमनी भी दूंगी, जिसके बाद से वो ऑफिशियली सोल पैलेस का मास्टर बन जाएगा। तुम देख लेना, मैं उसे एक बहुत ही अच्छा सोल मास्टर बनाऊंगी। ये सुनकर टियान चेंग ऊपर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि टियान चेंग अब काफी बेहतर हो चुका होगा। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है मैं अपने सोल पैलेस से कहकर तुम्हारे ऊपर से बैन हटवा दूंगी, उसके बाद से फिर तुम भी जब चाहे सोल पैलेस में आ सकते हो। मगर टियान चेंग कहता है कि
जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। मगर फिलहाल हाउटियन मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चले जाती है और फिर हम लोग दोबारा से उसी फाइट को देखते हैं जिसमें मुझे के धमाके से पीछे हट जाता है। उस धमाके की एनर्जी की वजह से उस पेट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मुझी को मारने के लिए जोर से धाड़ना शुरू कर देता है। मगर उसका मास्टर कहता है कि तुम बिला वजह में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, क्योंकि वो लोग अब यहाँ पे नहीं है। मुझे लगता है वो लोग काफी दूर निकल गए होंगे। जिसके बाद हम लोग हाउटियन को देखते हैं जो कि एक जगह छुपा हुआ होता है। वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो सोल पेट उसे देख लेता है और उस पर पावरफुल एनर्जी अटैक करना शुरू कर देता है। मगर उसका अटैक हाउटियन को हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो दरख्तों और बड़े बड़े पत्थरों का सहारा ले रहा था। और फिर वो ऊपर देखता है तो उसे नजर आता है कि वो सोल पेट अचानक से एक फोग के अंदर गायब हो गया है। तो इसी का फायदा उठाते हुए हाउटियन कहता है कि हमें इस फोग का फायदा उठाना चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से निंग निंग को बाहर बुलाता है। इसके बाद हाउटियन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस यांग ज़ीचेंग को थोड़ी देर के लिए रोके रखो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं यहाँ से काफी दूर निकल जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि यांग ज़ीचेंग से फाइट करते हुए तुम्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है तो फिर तुम फौरन से अपने सोल स्पेस में वापस चले आना। उससे ज्यादा देर तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ निंग निंग उसकी एक डमी बनाने के लिए अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करती है और फिर खुद भी उसी डमी के पास बैठ जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यांग ज़ीचेंग वो जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसे वो निंग निंग और आइस स्टेचू दिखाई देता है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि शायद हमें कुछ देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। वो बीस जैसे नीचे की तरफ आ रहा होता है तो निंग निंग उसे देख लेती है और उस पर आइस स्टोन के जरिए हमला करना शुरू कर देती है, जिससे वो बीस्ट बचते हुए फौरन से हवा में ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो निंग निंग वो भी अपनी आइस एनर्जी से उसका पीछा करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट जितना भी ऊपर जाता है वो आइस एनर्जी उसके पीछे पीछे आती है और उसे आकर हिट करती है, जिसकी वजह से उसके पंख फ्रीज होने लगते हैं। मगर वो बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और अपनी फायर एनर्जी के जरिए नीचे गिरने से पहले ही अपने पंखों को अनफ्रीज कर देता है। ये देखकर ज़ीचेंग कहता है कि ये पेट तो सच में काफी बहादुर है। वो अपने उसी पेट से कहता है कि चलो इसे भी ठिकाने लगा दो। ये सुनते ही वो पेट निंग निंग पर एक जोरदार एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से निंग निंग वहाँ से दूर जा गिरती है। मगर ज़ीचेंग देखता है कि अचानक से वो किसी सोल स्पेस के अंदर वापस जा रही है। और इस तरफ हाउटियन उसके वापस आता ही कहता है कि निंग निंग तुम ठीक तो हो ना। और इस तरफ ज़ीचेंग हाउटियन से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 साल गुजर चुके होते हैं और हाउटियन का हुलिया भी बिल्कुल चेंज हो गया था। उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने हो गए थे और उसके बाल भी काफी बढ़ गए थे। और 3 साल से वो लोग उसी जंगल के बीच में घूम फिर रहे होते हैं। इतने में अचानक एक वॉरियर पीछे से उस पे हमला करने की कोशिश करता है और उसका पेट मुझी पर अपनी रूट से वार करता है। तो हम देखते हैं कि मुझी उन रूट्स के ऊपर अपना पैर रखकर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रूट्स को और पेट को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। और दूसरी तरफ हाउटियन उस वॉरियर का हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे ही ढेर हो जाता है। जिसके बाद हाउटियन फौरन से उसका वो बैग देखता है। उसके बैग के अंदर से उसे एक छोटा सा मैप मिलता है। हाउटियन वो उस मैप को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक दरख्त के पास बैठ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस छोटे से मैप को देखने के बाद उसी स्क्रोल को बाहर निकालता है तो उसे दिखाई देता है कि उस स्क्रोल में बहुत सारे नाम गायब हो गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने इस स्क्रोल को देखा था तो ये पूरी तरह से भरा हुआ था। मगर अब बहुत सारे नाम चमकना बंद हो गए थे। इनका मतलब ये था कि ये सारे वॉरियर अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या फिर मारे जा चुके हैं। और फिर हाउटियन कहता है कि अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें अपनी पुरानी यादों को भूल जाना चाहिए। इतने में अचानक ज़ीचेंग अपने फ्लाइंग बीस्ट के साथ वहाँ से गुजरता है तो हाउटियन एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। और फिर जब उस स्क्रोल की तरफ दोबारा देखता है तो उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे वॉरियर तेजी के साथ डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मुझी को लेकर एक गुफा की तरफ जाता है। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल जायंट बीस्ट होता है जो कि उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। मगर हाउटियन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे लंबे टाइम से कैद हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकता हूँ, मगर इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें मेरी एक सोल रिंग में आना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर वो बीस्ट भी मान जाता है और फिर हमें 2 और वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि रेड सोल बीस्ट के साथ वहीं पे ही आ रहे होते हैं। जैसे ही वो हाउटियन को देखते हैं तो वो लोग फौरन से उसके सामने आ जाते हैं। तो हाउटियन
निंग निंग से कहता है कि जरा इन्हें ठंडी हवा खिलाओ। तो निंग निंग फौरन से वहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करके एक आइस वॉल क्रिएट कर देती है और फिर वो दोनों ब्लड बीस्ट जैसे उनकी तरफ आ रहे होते हैं, हाउटियांग निंग निंग को वापस बुला लेता है और अपनी सोल रिंग का इस्तेमाल करके उस बड़े जायंट बीस्ट को बाहर बुलाता है, जो कि आते साथ ही उन दोनों ही बीस्ट पर एक पावरफुल क्लॉ अटैक करते ही उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर उनके सोल मास्टर्स पर भी सेम वैसा ही एक अटैक करता है, जिससे वो उनकी भी खटिया खड़ी कर देता है। उस सोल बीस्ट की पावर के आगे वो लोग बिल्कुल भी नहीं ठहर पाते। ये देखकर हाउटियांग भी बहुत खुश होता है और वो अपने सोल बीस्ट से कहता है कि अगर तुम इन वॉरियर्स को मारना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, तुम चाहे तो इन्हें जाकर मार सकते हो। ये कहने के बाद वो दोबारा से वही स्क्रॉल खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अब बस बहुत ही कम लोग बचे हैं और हमें पता चलता है कि उसने अपने सोल स्पेस के अंदर कुछ नए मॉन्स्टर्स को कैद कर दिया था, जो कि अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थे। वो उन दोनों बीस्ट को भी एक एक नाम देता है और उनसे कहता है कि ठीक है, तुम भी आज से मेरे सोल स्पेस में रहोगे। और फिर जब वो उस स्टोर को खोल कर देखता है तो उसके अंदर उसे एक बहुत ही खास नाम दिखाई देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मोई के ऊपर बैठकर बहुत ही तेजी से भागते हुए एक और डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक झरने के नीचे एक लड़की खड़ी हुई होती है, जो कि असल में सेम उसी प्रिजन से आई थी जिस प्रिजन से हाउटियान आया था। वो वहाँ पर झरने के ऊपर किसी को देखने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखें भी भीगी हुई होती हैं। उसने अपना डेगर नीचे छोड़ दिया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी उसकी किसी के साथ फाइट हुई है। तो हाउटियान वहाँ पे आते ही कहता है कि काओ कहाँ है। तो हाउटियान को वहाँ पर देखकर वो लड़की काफी सरप्राइज होती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं काओ के आसपास भी नहीं भटकती। मगर हाउटियान उससे कहता है कि अपना ये डेगर मुझसे दूर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने या फिर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। मगर वो लड़की कहती है कि इस कंपटीशन में ऐसी बात कहना बहुत ही आम बात है। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो कि काओ को मारने के लिए आ गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम हम लोगों में से अगर फाइट करने में अच्छे हो तो तुम काओ को मार सकोगे। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मुश्किल के साथ यहाँ पे सरवाइव किया है। ये कहने के बाद वो अपने उस डेगर की तरफ देखती है और कहती है कि मेरे पास वेपन के नाम पर बस अब ये एक डेगर ही बचा है, क्योंकि काओ ने मेरे उस फायर एल्फ को पूरी तरह से मारकर खत्म कर दिया और मैं जानती हूँ कि एंड में क्या होगा। तुम भी आखिर में जाकर काओ के साथ ही फाइट करोगे और उसका अंजाम तुम्हारी मौत के साथ होगा। मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि काओ ने हमेशा तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि काओ ने तुम्हें एक वेपन बनाकर इस्तेमाल किया और जब उसका काम निकल गया तो उसने तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। तुम बताओ तुम इसके बारे में अब क्या कहोगी। ये सुनते ही उस लड़की के हाथ से वो डेगर गिर जाता है और वो कहती है कि जब वो रात के टाइम पे मेरे पास आया था तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, मैं उसे जान से मार देती। मगर मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि अगर मैं उसे मार दूंगी तो फिर मैं कैसे सरवाइव करूंगी। मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि इस आइसलैंड में अब कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। अगर तुम उसे नहीं मार सकती तो तुम्हारी जगह मैं उसे जाकर मार देता हूँ। ये कहते ही वो उसका डेगर उठाकर उसे वापस कर देता है। मगर वो लड़की कहती है कि तुम ये मत भूलना कि हम सब एक प्रिजनर हैं और आखिर में हमें एक दूसरे को मारना ही है। पर मैं चाहती हूँ कि हम में से अगर कोई भी जीत जाए तो क्या हम लोग। ये कहकर वो थोड़ा सा खामोश हो जाती है और कहती है कि चलो कुछ नहीं, बस तुम जाओ। तो हाउटियान कहता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की उससे पीछे से कहती है कि अगर ये खेल खत्म हो जाए तो फिर क्या हमारे रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ सकती हैं? क्या हम लोग एक नया रिलेशन बना सकते हैं? ये सुनकर हाउटियान को एक झटका लगता है, मगर वो उसे फिर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से काओ को देखते हैं। वो भी उसी तरह का एक स्क्रॉल देख रहा था जैसा कि हाउटियान के पास था। उसे देखकर वो कहता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। ये कहने के साथ अचानक उस पर कोई अटैक कर देता है जिससे वो बाल बाल बचता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक असल में हाउटियान ने किया था। तो हाउटियान उसे देखकर कहता है कि लॉर्ड काओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पिछले 3 साल से यहाँ पर एक लड़की की पीठ पीछे छुप कर रह रहे हो। लगता है कि शायद तुम्हें ज्यादा धूल मट्टी अच्छी नहीं लगती। मगर काओ कहता है कि सुनो बच्चे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहने के बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे
यहाँ लाने की तुम मुझसे धोखा करोगी। लगता है कि अब तुम दोनों ही लूजर्स को सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो गुस्से में आकर अपने एक साथ दो बीस्ट को बाहर बुला लेता है। तो एक बीस्ट आते साथ ही एक पावरफुल विंड एनर्जी अटैक करता है। ये देखकर हाउटियान फौरन से निंग निंग को बाहर बुलाता है, जो के उस अटैक को रोक लेती है। और दूसरी तरफ वो लड़की हाउटियान से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने खुद को काफी अपग्रेड कर लिया है, मगर काओजी का वो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट जिसे काओजी ने इसी आइसलैंड में पकड़ा है वो तुम्हारे सोल पेट से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसलिए तुम्हें भी एक मरतबा अपने पेट की स्ट्रेंथ देख लेनी चाहिए। हाउटियान से कहता है कि स्ट्रेंथ के मामले में तुम बेफिक्र हो जाओ। और इस तरफ काओजी कहता है कि अगर मैं कब का मारा गया होता तो मेरी जगह ये लड़की भी मर चुकी होती। तुम दोनों लूजर्स मेरी वजह से अभी तक जिंदा हो, मगर अब वक्त आ गया कि तुम दोनों को डायरेक्टली हेल में चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके वो दोनों ही बीस्ट हमला करने के लिए आते हैं। तो निंग निंग अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर देती है, जिसकी वजह से काओजी का वो बीस्ट फिसलते हुए हाउटियन से आगे निकल जाता है और निंग निंग उस विंड स्ट्रॉम को भी रोक देती है। जिसके बाद हाउटियन कहता है कि तुम जैसा चाहे अटैक कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छा खासा मौका दे रहा हूँ। ये सुनकर काओजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे ललकार रहे हो, मेरे आगे तुम हो ही क्या, तुम्हारी औकात ही क्या है। लगता है कि शायद तुम्हें दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा कि मैं लॉर्ड काओजी हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो विंड बीस्ट दोबारा से अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे निंग निंग फिर से रोकने की कोशिश करती है। और वो दूसरा बीस्ट जैसे तैसे करके खुद को किसी तरह संभाल लेता है और फिर निंग निंग पे हमला करने के लिए जैसे ही आता है तो हमें दिखाया जाता है कि काओजी नेचर पावर का इस्तेमाल करके हाउटियान को पैरों से पकड़ लेता है। मगर इतने में निंग निंग वो आइस पावर का इस्तेमाल करके बीस्ट को बुरी तरह से इंजर्ड करके वहीं पे ही रोक देती है और हाउटियान अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रूट्स को जला देता है। और फिर वो काओजी से कहता है कि ये सब कुछ मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद ऐसा कुछ 3 साल पहले भी हुआ था। ये सुनने के बाद काओजी अपने विंड बीस्ट के जरिए फिर से एक पावरफुल विंड एनर्जी अटैक करता है, मगर दूसरी तरफ निंग निंग एक आइस वॉल खड़ी कर देती है, जिससे वो अटैक को रोक लेती है और उस विंड बीस्ट को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। और इस तरफ वो दूसरा बीस्ट आइस स्टोन्स के बीच में जकड़ा हुआ होता है। ये देखकर काओजी के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो अपना डेगर थ्रो कर देता है, मगर हाउटियान उस डेगर को फ्रीज करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और निंग निंग की पावर की मदद से उसकी बॉडी को बहुत ही तेजी के साथ फ्रीज करना शुरू कर देता है। जिस पर काओजी कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ। मगर हाउटियान कहता है कि अच्छा क्या कर लोगे तुम इस वक्त इस कंडीशन में हो ही नहीं कि तुम इस तरह की कोई बात कर सको। मेरी मानो तो तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ और ऐसी वैसी कोई हरकत मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं, क्योंकि मैंने तुमसे अभी भी अपना बदला नहीं लिया है। और फिर वो लड़की हाउटियान से कहती है कि इन बीस्ट में अब बिल्कुल भी जान नहीं रही। ये कहने के बाद हाउटियान निंग निंग से कहता है कि चलो इनका काम तमाम करो। ये कहते ही निंग निंग फौरन से अपनी आइस पावर के जरिए एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और उस जगह को पूरी तरह से फ्रीज करते हुए अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करके उन दोनों ही बीस्ट पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करती है, जिससे वो उन्हें पूरी तरह से इरेज कर देती है। उन सोल पेट्स के मरते ही काओजी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और फिर हाउटियान उससे कहता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत का यहाँ पे इंतजार करो। ये कहते ही वो लोग वहाँ से जैसे ही जाने की कोशिश करते हैं तो अचानक से काओजी गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये खेल खत्म हो गया है। ये कहते ही वो अपना एक हाथ बाहर निकालते ही अपने एक और सोल पेट को बाहर बुला लेता है, जो कि एक वन आए ग्रीन फ्लेमिंग बीस्ट होता है। वो अपने उस डीमन बीस्ट से कहता है कि इनका काम तमाम कर दो। ये कहते ही वो बीस्ट जैसे ही हाउटियन को मारने वाला था तो इतने में अचानक से निंग निंग उस पर आइस स्टोन से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और फिर हाउटियन कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास दोबारा से वापस आऊंगा। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है कि आखिर हाउटियन ने इन 3 सालों में क्या किया है जो वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है। मगर फिर काओजी अपने डीमन से कहता है कि पहले मुझे यहाँ से आजाद करो। ये कहते ही वो अपनी फ्लेमिंग के जरिए उस बर्फ को पिघला देता है और फिर वो 6 टेल फॉक्स को देखते हुए कहता है कि मैंने इस छोटी सी फॉक्स को कमजोर समझने की गलती की थी। मगर वो अपने उस डीमन से कहता है कि इन सब लोगों को अपनी फ्लेम्स में जलाकर राख कर दो। मगर फिर हाउटियन उससे कहता
कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये फायर मोजी को जला सकती है? मोजी पिछले 3 साल से उस व्हाइट आई डीमन के बिल्कुल साथ रह रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये मामूली सा पेट कुछ कर पाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि काओजी का वो पेट अपने चारों तरफ ग्रीन फ्लेम्स को फैला देता है और फिर मोजी वो तेजी से उन ग्रीन फ्लेम्स के बीच में कूद जाती है और फिर वो धड़ाम करके नीचे गिरता है, जिस पर काओजी को भी एक जोर का झटका लगता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। मगर हाउटियन कहता है लगता है कि शायद अब तुम्हें होश आ गया होगा, मगर तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी है। ये कहने के बाद मोजी उस पे हमला करने के लिए जाती है और उस पर अपना पैर रख देती है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काओजी अपनी नेचर पावर के जरिए उस लड़की को पकड़ लेता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है, जिस पर हाउटियन फौरन से कहता है कि मोजी उसके ऊपर से हट जाओ। ये सुनते ही मोजी फौरन से अपने आप को उससे दूर हटाकर वापस से हाउटियन के पास आ जाती है और फिर काओजी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे करीब आने की गलती भी मत करना, वरना ये लड़की मारी जाएगी। मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि मेरी परवाह मत करो, मगर काओजी को हर हाल में हमने मारना ही है। मगर हम देखते हैं दूसरी तरफ काओजी कहता है कि तो फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। इतना कहने के बाद अचानक से वहाँ पर एक और फ्लाइंग बीस्ट आता है और काओजी कहता है कि मुझे शुरू से ही पता था कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। ये कहते ही वो अपने बीस्ट के साथ उस लड़की को उठाकर वहाँ से दूर ले जाता है और जाते हुए कहता है कि ये लड़की तो फिलहाल मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मगर वो लड़की हाउटियन से कहती है कि तुम एक नंबर के बुज़दिल हो, तुमने कुछ देर पहले ही तो मुझसे वादा किया था कि तुम इसे जान से मारोगे। ये तुम्हारे इस वक्त सामने खड़ा है, आखिर तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह क्यों है? ये सुनकर काओजी उसकी कमर पर एक जोर से पंच मारता है, जिससे हाउटियन को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो लड़की हाउटियन की मजबूरी बन गई थी। मगर फिर काओजी उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतने ही गट्स हैं तो फिर तुम मुझे मार दो, मगर मेरे साथ ये लड़की भी मारी जाएगी। मगर फिर वो लड़की हाउटियन को बताती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि ये लोग यहाँ पे मौजूद जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सब लोगों को मार देंगे, यहाँ तक कि जो आखिरी प्रिजनर यहाँ पे बचेगा उसे भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम मेरी परवाह मत करो। मगर काओजी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, जिस पर मोजी गुस्से में उस पर पीछे से अपनी टेल के साथ एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देती है, जिससे काओजी बाल बाल बच जाता है और हाउटियन उससे कहता है कि ऐसी गिरी हुई हरकतें सिर्फ तुम्हारे जैसे ही घटिया लोग कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो मोजी से एक और एनर्जी अटैक करवाता है, जिससे काओजी फिर से बाल बाल बच जाता है। मगर फिर काओजी उससे कहता है कि तुम बस एक मामूली से बच्चे हो जिसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, इसीलिए तुम बिना वजह नहीं इतना ज्यादा करते हो। मगर भूलो मत ये लड़की अभी भी जिंदा है, मैं इसे अपने साथ ले जाकर इतना टॉर्चर करूंगा कि ये खुद मुझसे रहम की भीख मांगेगी। मगर वो लड़की कहती है कि तुम इसकी बात पे यकीन मत करो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ये भी जानता है कि यांग फैमिली का मास्टर वो बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी प्राउड के साथ गुजारो, न कि तुम्हें मेरी तरह हमेशा शर्मिंदगी हो। ये कहने के बाद वो अपना डेगर निकाल कर काओजी के पेट में घुसा देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मगर काओजी उसी डेगर को निकाल कर उस लड़की की पीठ पे दे मारता है और उसे नीचे थ्रो कर देता है। ये देखकर हाउटियन के भी होश उड़ जाते हैं। मगर दूसरी तरफ काओजी उस लड़की को धक्का देता है तो वो सीधा नीचे की तरफ जाती है और सीधा पानी में जा गिरती है, जिसके बाद हाउटियन गुस्से में एकदम से पागल हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जाने का एक मौका दिया था। ये कहने के बाद उसे फिर से वही फ्लैशबैक आते हैं जिसमें काओजी ने उसके सारे ही चहेतों को मरवाया था। ये याद आने के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ काओजी की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अपने डेगर से वार करके उसे चारों शाने चित कर देता है और फिर वापस आकर कहता है कि वो लोग जो के बुरा काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए और जो लोग मुझे ऑफेंड करेंगे उन्हें मौत का जायका चखना होगा। इतने में हम लोग देखते हैं कि यांग फैमिली का वही वॉरियर दोबारा से हाउटियन को ढूंढ लेता है और कहता है कि सच में ये शो काफी अच्छा था, मुझे इसमें काफी मजा आया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियन और काओजी के बीच में एक जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें हाउटियन उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है। काओजी को अंदाजा भी नहीं था कि हाउटियन 3 साल में इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि अब वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाता। मगर किसी तरह वो चालाकी से उस लड़की को पकड़कर वहाँ से दूर ले जाता है और हाउटियन से कहता है कि अगर तुमने पास आने की गलती भी की तो फिर मैं इसे जान से मार दूंगा। मगर वो लड़की हाउटियन से कहती है कि मेरी परवाह मत करो और इसे मार दो,
ये सुनकर काजी उस लड़की की पीठ पर छुरा घोंपकर उसे वापस नीचे फेंक देता है। ये देखकर हाउटियान भी गुस्से में एकदम पागल हो जाता है और काजी पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसका काम वही तमाम कर देता है। और फिर वहाँ पर फिर एंट्री होती है यांग चेन की। उसे देखकर हाउटियान फौरन से अपने बीस्ट पर सवार होकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए बिला वजह में ही वो अपने बीस्ट को मरवाना नहीं चाहता। वो अपने पेट से कहता है कि हम लोगों को अपना एक एडवांस प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही हम लोग यांग चेन का मुकाबला कर पाएंगे। इतने में अचानक उसे कुछ सिल्क थ्रेड दिखाई देते हैं जो कि अपने आप ही उसके सामने आकर गिर रहे होते हैं। उन्हें देखकर हाउटियान कहता है कि ये तो व्हाइट सिल्क है, इसका मतलब ये है कि हम लोग उस ककून के बेहद करीब पहुंच गए हैं। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर आया था तब ये ककून अपने हाफ साइज तक पहुँच गया था। चलो देखते हैं कि अब ये कितना ग्रो हो चुका है। ये कहने के बाद वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ पर सिल्क थ्रेड से रास्ता बंद हो चुका था। ये देखते ही हाउटियान फौरन से मोई से कहता है कि बाहर आ जाओ। तो मोई जब बाहर आती है तो वो उससे कहता है कि सिल्क थ्रेड को जलाकर राख कर दो। वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए सिल्क थ्रेड को जला देती है और उसका रास्ता क्लियर कर देती है, जिसके बाद वो लोग तेजी से उस ककून की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे वो लोग उसके नजदीक पहुंच रहे थे तो ककून का व्हाइट सिल्क हर जगह और भी ज्यादा फैलता जा रहा होता है। और हाउटियान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोल प्लेट बाकी सोल प्लेट की तरह नहीं है। मैंने आज तक किसी भी बुक में इस तरह के सोल प्लेट के बारे में नहीं पढ़ा। सच में ये तो मेरी उम्मीद से भी बढ़कर कोई अनोखी चीज निकली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यांग चेन वो भी उसके बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है और उसको ढूंढते हुए वो भी उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आया था मगर ये जगह पहले ऐसी नहीं थी। वो अपने सोल प्लेट से कहता है कि चलो फौरन से नीचे चलो, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हम लोग काफी टाइम के बाद यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई मौजूद होगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो ककून बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, जिसे देखकर हाउटियान भी हैरान हो जाता है। उसके सामने वो ककून एक पहाड़ की तरह दिख रहा होता है। जिसके बाद हाउटियान उस सिल्क को छूते हुए कहता है कि कैसे हो छोटे दोस्त, तुमसे काफी टाइम के बाद मिल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गई है। इतने में अचानक उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है तो वो लोग कहते हैं कि लगता है कोई इसी तरफ आ रहा है। जिसके बाद वो अपने उस नए शाओजी बीस्ट से कहता है कि चलो अब बारी है तुम्हारे स्टंट दिखाने की। ये कहने के बाद वो उस पर बैठ कर वहाँ से आगे चला जाता है तो उसके बाद फिर वहाँ पर यांग चेन आ जाता है। वो देखता है कि वो व्हाइट सिल्क तो हर जगह फैला हुआ है। वो अपनी फायर फ्लेम्स के जरिए अपना रास्ता क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद वो हाउटियान के बारे में कहता है कि सच में इस लड़के की किस्मत काफी अच्छी है, वो यहाँ पे आसानी से भागकर निकल सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि इस जगह में एक एंशिएंट बीस्ट रहता है जिसका सिल्क पूरे जंगल में फैला हुआ है। उम्मीद है कि शायद मैं उसी जगह पर आ पहुँचा होऊंगा जहाँ पे वो लेजेंडरी पेट रहता है। जिसके बाद उसे वहाँ पर वही जायंट ककून दिखाया जाता है। उसे देखकर तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि इतना बड़ा ककून देखकर तो ऐसा लगा है कि जैसे इस बीस्ट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा पावर होगी और जरूर ये वही एंशिएंट सोल पेट होगा जिसके बारे में बताया गया है। सच में अगर ये वही पेट है तो फिर ये मेरे बड़े काम आ सकता है, मगर इसे ट्रांसफॉर्म होने में काफी टाइम लगने वाला है। मगर कोई बात नहीं, फिलहाल इसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ और जब सही वक्त आ जाएगा तो फिर मैं इसे अपना पेट बना लूंगा और उसके बाद फिर मेरा मुकाबला करने वाला पूरे सिटी में कोई भी नहीं होगा। मैं अकेला ही पूरे टियानशा सिटी पर डोमिनेट करूंगा। और फिर वो खुश होते हुए हाउटियान के बारे में कहता है कि अब तो तुम अगर मेरे हाथ से बचकर निकल भी गए तो फिर मुझे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। जिस पेट के पास लेकर आए हो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खास पेट होगा। इतने में अचानक उसकी तरफ कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी आती है जिसे वो अपने ऊपर से फौरन से हटा देता है और फिर उसे अचानक से वहाँ पर कुछ और इंसेक्ट आते हुए दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी आंखों का कलर भी बिल्कुल पर्पल हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं। ये कहते ही वो अपने ऑरा के जरिए ही उन सारे इंसेक्ट को वहाँ से दूर हटा देता है और कहता है कि इस लेजेंडरी बीस्ट की इतनी हिम्मत, ये नींद में भी मुझ पर हमला कर रहा है। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपने बीस्ट के जरिए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर अचानक से कहीं से ब्लू फ्लेम आती है और जाकर उस बीस्ट को हिट करती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट पूरी तरह से जल जाता है। और फिर दूसरी तरफ हमें हाउटियान को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसे कैसे सपने देख रहे हो, मगर तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। शायद तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। ये कहने के बाद हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि हाउटियान वहाँ पर एक जगह छुपा हुआ होता है
और वो अपने सोल पेट से कहता है कि जरा इसे कंट्रोल करने में मेरी मदद करो। ये कहने के बाद वो अपनी आइज के जरिए उस पे इल्यूजन अटैक करता है और फिर मोजी की ब्लू फ्लेम्स के जरिए उस पे हमला करके उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। उससे कहता है कि तुम्हारा मुकाबला एक साथ 3 बीस्ट के साथ हुआ है, इसलिए तुम्हारा मरना तो तय था। मगर हम देखते हैं कि अचानक से मोजी उसकी तरफ आने लगती है तो यांग चेन खड़ा हो जाता है और वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए एक पावरफुल ब्लड साइक्लोन अटैक कर देता है। तो हाउटियन उससे बचने के लिए कहता है, जिसके बाद मोजी उसके ऊपर से कूद कर दूसरी तरफ चली जाती है और वो साइक्लोन अटैक उस व्हाइट सिल्क से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट सिल्क डिस्ट्रॉय हो जाता है और मोजी वापस से हाउटियन के पास आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से यांग चेन को देखते हैं। उसके पास एक ब्लू आर्मर होता है जो कि 6 लेवल का आर्मर था और फिर वो हाउटियन से कहता है कि हमारी ट्रिक तो काफी अच्छी थी मगर इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो फिर इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी बॉडी से उस आर्मर को अलग कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर से एक और ब्लड बीस्ट को समन करता है जो कि सेम टू सेम पहले वाले बीस्ट की जैसा ही होता है। ये देखकर हाउटियन काफी डर जाता है और कहता है कि इसके पास तो एक और बीस्ट है। वो अपने सारे सोल पेट से कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते ही वो अपने पेट के ऊपर बैठकर फौरन से वहाँ से निकल जाता है। मगर ऊपर खड़ा हुआ यांग चेन कहता है कि तुम चाहे कहीं भी भाग लो, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी से कुछ और सोल पेट्स को समन करता है जो कि 2 ब्लड बीस्ट होते हैं। और इस तरफ हाउटियन अपने पेट्स के साथ फौरन से व्हाइट सिल्क के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ और ब्लड बीस्ट आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उस बीस्ट को देखकर शाओजी उससे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा होता है मगर हाउटियन उसे कंट्रोल करता है। इतने में वो दूसरा ब्लड बीस्ट भी वहाँ पर आ पहुँचता है और यांग चेन उससे आकर कहता है कि जिस बीस्ट को तुमने अभी मारा था वो मेरा सबसे ज्यादा वीक बीस्ट था और वैसे भी मैं उस एंशिएंट सोल बीस्ट को देख रहा था तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं था, वरना तुम मेरे उस वीकेस्ट बीस्ट को भी नहीं मार पाते। ये कहने के बाद वो अपने पेट से कहता है कि चलो जाओ और जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो। ये कहने के बाद वो बीस्ट जैसे उस पे हमला करने के लिए आते हैं तो हाउटियन मोजी से हमला करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि मोजी उस बीस्ट पर जैसे ही हमला करने वाली होती है तो वो बीस्ट अपनी एनर्जी के जरिए मोजी को वापस पीछे धकेल देता है और फिर उन लोगों का रास्ता रोकने के लिए दोनों ही बीस्ट उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक बीस्ट जैसे ही हाउटियन को मारने के लिए आता है तो शाओजी हाउटियन को लेकर वहाँ से हट जाता है और वायलेट लाइट का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो बीस्ट बस हल्का फुल्का इंजर्ड हुआ था मगर उसे हराने के लिए ये अटैक भी काफी नहीं था। ये देखकर यांग चेन उससे कहता है कि तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे तुम्हारे लिए उतनी ही ज्यादा तकलीफ बढ़ती जाएगी, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रगल करना ही बंद कर दो। मुझसे बच पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए वो फिर से ब्लड हरिकेन इस्तेमाल करता है तो हाउटियन अपने बीस्ट के जरिए उससे बचने की कोशिश करता है मगर हम देखते हैं कि वो हरिकेन सीधा आकर उससे टकरा जाता है और वो दोनों ही उसके लपेटे में आ जाते हैं तो दोनों ही हवा में ऊपर चले जाते हैं। ये देखकर एक बीस्ट हाउटियन को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है मगर हाउटियन फौरन से अपने चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा एक्टिवेट करके खुद को उस बीस्ट से बचा लेता है मगर वो बीस्ट किसी तरह भी उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं था। ये देखते ही अचानक से शाओजी भी वहाँ पर आ जाता है और उस पर फिर से अपनी एनर्जी के जरिए एक पावरफुल अटैक कर देता है मगर दूसरी तरफ वो ब्लड बीस्ट भी अपनी ब्लड एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पंजों से उस पर वार करके उसे सीधा नीचे गिरा देता है। तो हाउटियन फौरन से उसके साथ नीचे चला जाता है और उसके नीचे गिरने से पहले ही उसे वापस से अपने सोल स्पेस में समन कर लेता है। और दूसरी तरफ मोजी जब वो हाउटियन को नीचे गिरते हुए देखती है तो वो तेजी से उसके पास चली जाती है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से दूसरी डायरेक्शन की तरफ चले जाती है और हाउटियन कहता है कि अब वक्त आ गया है कि अपना फाइनल अटैक किया जाए। ये सुनते ही मोजी अपनी पूरी पावर एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो उन सारे ही बीस्ट पर एक साथ बहुत बड़े बड़े आग के गोलों की बारिश कर देती है। उन आग के गोलों को देखकर यांग चेन भी अपना ब्लड आर्मर एक्टिवेट कर लेता है और दूसरी तरफ वो ब्लड बीस्ट अपने आप को किसी तरह उन अटैक से बचाने की कोशिश करते हैं मगर एक बीस्ट उस अटैक से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और यांग चेन उस बीस्ट को देखकर कहता है कि जब तुम खड़े होने के लायक हो जाओ तो अपने आप ही वापस आ जाना, वैसे भी तुम
तुम एक टूटी हुई टांग के साथ मर नहीं जाओगे। और फिर हम लोग दूसरे बीच की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी हाउटियन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, मगर मोजी उससे बचते हुए वहाँ से दूर निकलने की कोशिश करती है और पीछे से यांग चेंग भी अपने उस फ्लाइंग बीस्ट के जरिए उस पर पावरफुल अटैक कर रहा होता है। तो हाउटियन उसका रास्ता रोकने के लिए फौरन से अपने एक वुड बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि दिखने में सेम टू सेम ग्रूट की तरह होता है, इसलिए हम इसे ग्रूट का नाम देंगे। तो ग्रूट यांग चेंग को रोकने के लिए अपनी रूट्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसे हाउटियन की तरफ आगे बढ़ने ना दे, मगर यांग चेंग कहता है कि ये ट्रिक्स काम नहीं आने वाले। ये कहते ही वो अपनी फायर फ्लेम्स के जरिए उन रूट्स को जला देता है और हाउटियन वहाँ से भागते हुए कहता है कि चलो वापस आ जाओ, मगर वो बीस्ट देखता है कि यांग चेंग उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला है तो वो वापस जाने के बजाय वहीं पे ही रुककर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इतने में अचानक यांग चेंग का एक अटैक उसे आकर जोर से हिट कर जाता है। ये देखकर हाउटियन कहता है कि मुझे बिला वजह नहीं तुम्हें बाहर नहीं बुलाना चाहिए था, मेरे पास इतनी ज्यादा स्पिरिट पावर नहीं थी, मगर यांग चेंग कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बेहतर ये है कि तुम दोनों पहले से ही हार मान लो वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। मगर हाउटियन कहता है कि हम लोग एक साथ जिएंगे तो एक साथ ही मरेंगे। ये कहते ही वो तेजी से थ्रेड के ऊपर से चढ़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ ग्रूट उसका पैर पकड़ लेता है, ये देख देता है और यांग चेंग वो हाउटियन की तरफ देखता है और फिर अपने उसी रेड बीस्ट के जरिए उस पर एक पावरफुल अटैक करवाकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इस अटैक की वजह से वो दोनों ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, मगर वो दोनों इस वक्त उस ककून के ऊपर जा पहुंचे थे, जिसके बाद कैसे करके हाउटियन की तरफ आगे बढ़ रही होती है ताकि वो उसे किसी तरह प्रोटेक्ट कर सके। मगर फिर हाउटियन भी जब उठकर देखता है कि ग्रूट नीचे पड़ा हुआ है तो वो फौरन से उसे समन करके अपने सोल स्पेस में भेज देता है और फिर वो कहता है कि शुक्र है कि वो अभी भी जिंदा है, मुझे लगा कि शायद मेरा उसके साथ कनेक्शन कट ऑफ हो गया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यांग चेंग वो उस ककून के बिल्कुल ऊपर आ पहुंचता है जहाँ पे हाउटियन बैठा हुआ था। उसके वो दोनों सोल पेट्स भी मोजी को आकर घेर लेते हैं। ये देखकर मोजी फिर से गुस्से में उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और फिर यांग चेंग उससे कहता है कि जब हम लोग जाएगी चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी ही दांव पे क्यों न लगानी पड़े। ये कहने के बाद वो ककून के अंदर मौजूद उस इंसेक्ट से कहता है कि मेरे जाने के बाद मोजी की और बाकी लोगों की हेल्प जरूर करना, हो सकता है कि शायद तुम मुझे जिंदा ना देख पाओ। ये सुनने के बाद मोजी उसे ऐसा करने से मना करती है और उसके अंदर मौजूद सोल पेट्स भी उतावले हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो कोई सोल सैक्रिफिकेशन मेथड यूज करे क्योंकि उसके पेट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मगर हम देखते हैं कि यांग चेंग को मारने के लिए हाउटियन फौरन से अपना सोल सैक्रिफिकेशन मेथड एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पैरों के नीचे एक व्हाइट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर यांग चेंग उससे कहता है कि अच्छा बच्चे, तो तुम अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके व्हाइट डीमन को समन करना चाहते हो। निकलने के बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से हाउटियन की बॉडी से ब्लड निकल कर सीधा उस ककून के ऊपर गिरता है तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और देखते ही देखते उस ककून का कलर अचानक से गोल्डन कलर का होने लगता है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और हाउटियन वो अभी भी उस व्हाइट आई डीमन को समन करने की कोशिश कर रहा था, मगर इतनी देर गुजर जाने के बाद भी व्हाइट आई डीमन बाहर नहीं आया था। ये देखकर यांग चेंग कहता है कि क्या हुआ, लगता है कि शायद व्हाइट आई डीमन तुम्हारी बात नहीं मान रहा, मगर असल में व्हाइट आई डीमन के बाहर न आने की वजह वो ककून था। उसने सोल सैक्रिफिकेशन मेथड को रोक दिया था और फिर यांग चेंग के वो बीस्ट जैसे ही हाउटियन को मारने के लिए आते हैं तो अचानक से उस ककून के अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि उन्हें उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ककून के अंदर से अपने आप ही रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और वो सिल्क थ्रेड भी टूटकर गिरने लगता है। ये देखते ही यांग चेंग समझ जाता है कि ये एंशिएंट बीस्ट अब अपने आप ही बाहर आने लगा है और दूसरी तरफ हाउटियन कहता है कि तुम ताकतवर होकर कमजोर पर हमला करके उसे अपने रास्ते से हटा देते हो, एक मर्तबा ये बीस्ट बाहर आ जाए तो फिर इसका सामना करके दिखाओ। ये कहते हुए वो वहाँ से दूर हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ककून के अंदर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जो कि यांग चेंग और उसके बीस्ट को भी वहाँ से पीछे धकेल देती है और देखते ही देखते वो ड्रैगन उस ककून से बाहर निकल आता है, जो कि बाहर आते ही जोर जोर से धारना शुरू कर देता है। हाउटियन ये देखकर काफी सरप्राइज होता है और वो कहता है कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वो छोटा सा इंसेक्ट असल में एक ड्रैगन होगा। उस ड्रैगन को देखकर तो यांग चेंग के भी तोते उड़ जाते हैं
और वो कहता है कि ये तो टियान चेंग किंग जीलोंग है। और उसे इस तरह देखकर हाउ टियान कहता है कि फाइनली तुम अपने रियल फॉर्म में आ ही गए। वो ड्रैगन गोल गोल घूमते हुए जब नीचे देखता है कि यांग चेन वहाँ खड़ा है तो वो तेजी से उसके पास वहाँ पहुँचता है। वो ड्रैगन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उसे देखकर यांग चेन की भी हवा टाइट हो जाती है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन अपनी फायर ब्रीथ के जरिए यांग चेन उसके सारे सोल प्लेट्स को जलाकर राख कर देता है। उसकी बॉडी से सिर्फ और सिर्फ उसका आर्मर ही बचकर रह जाता है, जिसके अंदर से एक स्क्रॉल बाहर निकलता है। ये देखकर हाउ टियान कहता है कि ये तो एक अधूरा स्नेक ड्रैगन है। मगर वो स्नेक ड्रैगन मोजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके पास आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। मगर इतने में अचानक उन लोगों को ऊपर कोई आवाज सुनाई देती है और हाउ टियान देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्ड है, जो कि उसने आइसलैंड आने से पहले देखा था। वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो ड्रैगन जब उस बर्ड को देखता है तो वो भी गुस्से में आकर तेजी से उसकी तरफ हमला करने के लिए जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिचुअल बर्ड एक जगह गोल गोल घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ड्रैगन को लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा हो। मगर जब वो ड्रैगन उसके पास पहुंचता है तो वो बर्ड उस पर लाइटनिंग से हमला करता है, मगर वो ड्रैगन उस पर अपनी फायर एनर्जी से हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो फिनिक्स बर्ड खुद को बचाते हुए यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है। मगर वो ड्रैगन उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे भगाते भगाते उस पर एक फायर एनर्जी अटैक करता है, जो कि उसको सीधा जाकर हिट कर जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैमिली के कुछ सोल्जर तेजी से लिए फिर हमें किसी तरह का भी मेथड यूज करना पड़े हमें करना है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन उस बर्ड पर हमला करके उसे वहाँ से भगा देता है और फिर फौरन से हाउ टियान के पास नीचे आ जाता है। तो हाउ टियान उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। ये कहने के बाद वो अपना हाथ उसके साथ टच करता है और मोजी भी उसे प्यार करती है। वो लोग उस ड्रैगन के साथ बहुत ही खुश नजर आ रहे होते हैं और मोजी उसके साथ खेलना शुरू कर देती है, जिसके बाद अचानक से उस ड्रैगन को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो फिर से थोड़ा सा डर जाता है। ये देखकर हाउ टियान उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर वो ड्रैगन फौरन से अपने मुंह के अंदर से वो ड्रैगन एक बाहर निकालकर हाउ टियान के सामने रख देता है, जिस पर हाउ टियान भी काफी हैरान होता है और वो उस एक के पास जाकर उसे उठाते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इसकी देखभाल करूं और इसे अपने पास रखूं और इसे ग्रो करके मैं तुम्हारे जैसा ही स्ट्रॉन्ग बना दूं। अगर तुम वाकई में यही चाहते हो तो फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं और मोजी से वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मोजी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, मगर वो हाउ टियान के कंधे पर चढ़कर बैठ जाती है, जिस पर हाउ टियान उससे कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोनों के मिलने से पहले तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो। मगर मोजी अपनी गर्दन हिलाकर ना में जवाब देती है। उसे भी पता नहीं था कि वो उससे पहले मिली थी भी या नहीं। मगर फिर वो सीधा यांग चेन के उस आर्मर के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक स्क्रॉल पड़ा हुआ है और उसके पास एक छोटा सा मैप का टुकड़ा भी होता है, जिसे वो जोड़कर देखता है तो उसके पास एक कंप्लीट मैप बन जाता है। ये देखकर वो मोजी से कहता है कि फाइनली हम लोगों ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल जाएं, क्योंकि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। उसे एक छोटी सी बुक मिलती है और वो कहता है कि यांग फैमिली सिर्फ और सिर्फ ब्लड पर ही फोकस करती है, जिसकी वजह से मुझे उनकी ये कंप्लीट गाइड मिल गई है। ये कहने के बाद अचानक उसे फिर से कोई आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर एक और सोल बीस्ट हवा में उड़ रहा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि लगता है ये शिया गुआन है। वो उससे कहता है कि तुम एक लम्हे के लिए भी ये मत सोचना कि मैं मर चुका हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।